नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग BPSC TRE1, TRE2, TRE3 में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने में प्रस्तुत है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, जिसमें हम लोग हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप खुद कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। कौन? मैडम भिकाजी कामा। आपको बता दें कि मैडम भिकाजी कामा ने पहली बार 1907 में, कब? 1907 में जर्मनी में जाकर के, कहाँ? जर्मनी में जाकर के भारतीय ध्वज को फहराए थे। यही है मैडम भिकाजी कामा। और इन्होंने सबसे पहले जर्मनी में स्टुटगार्ट में, मतलब उन्होंने जाकर के राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कि मैडम भिकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। यानी यहाँ से एक और पॉइंट है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो भिकाजी कामा के बारे में। अब थोड़ी सी और जानकारी, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1906 में अपना जो ये राष्ट्रीय ध्वज कुछ इस प्रकार से था, लेकिन उसके बाद 1907 में राष्ट्रीय ध्वज बदल करके कुछ इस प्रकार से हो गया। ऐसे आ गया ये 1907 में। उसके बाद अपना राष्ट्रीय ध्वज एक बार और बदला, और वो कब बदला था? 1917 में, जब अंग्रेज़ का शासन आया तब। ये 1917 में राष्ट्रीय ध्वज था। उसके बाद ये 3 रंग का ये राष्ट्रीय ध्वज कब बना था? ये 3 रंग का राष्ट्रीय ध्वज बना था 1921 में। ये राष्ट्रीय ध्वज का बना था 1921 में। उसके बाद पुनः एक बार 1931 में राष्ट्रीय ध्वज में परिवर्तन हुआ, और उसके बाद 1947 में फाइनली ये राष्ट्रीय ध्वज में क्या आ गया? चक्र आ गया था। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज में चरखा है। क्या है? चरखा। ये 1947 का राष्ट्रीय ध्वज है और 1947 से लेकर के अब तक यही राष्ट्रीय ध्वज अपना चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC TRE2 15 दिसंबर 2023 में पेपर नंबर 4 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर होने वाला है दादा भाई नौरोजी। क्या होने वाला है? दादा भाई नौरोजी। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी ही इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। क्या बने थे? अनाधिकारिक दूत बने थे। और इसके अलावे इसे हम लोग भारत के वयोवृद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के वयोवृद्ध। इसे क्या कहते हैं? यही वो है दादा भाई नौरोजी। और इसे हम लोग कहते हैं भारत के वयोवृद्ध। भारत के वयोवृद्ध भी इसे कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा भारत के वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध कहते हैं। इसके अलावा अगर बता दें तो 1866 में, कब? 1866 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसमें
दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और सांसद को भारतीय विषय के बारे में क्या किए थे, अवगत करवाए थे। क्या किए थे, अवगत करवाए थे। इनसे संबंधित कुछ जानकारी और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया और भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड के जन समर्थन तैयार किया। भारतीय के पक्ष में इंग्लैंड के क्या किए, जन समर्थन प्राप्त किए, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप में कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे माना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अजहर मोहानी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी TRE2 पेपर 4 में पूछा गया प्रश्न है। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब ये बात कहने वाले कौन थे? तो ये बात कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ये बात कौन कहे थे? JL नेहरू। JL नेहरू ने 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम पारित हुआ था उसे उन्होंने दास्ता या गुलाम के चार्टर कहे थे। और इनसे संबंधित कुछ जानकारी आपको यहाँ भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है भी कहा था। किसे? 1935 के जो भारतीय शासन अधिनियम था इसे उन्होंने कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ये भी जवाहरलाल नेहरू ही कहे थे। अगर जिन्ना की बात करते तो जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सराहा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था। और 1935 के जो भारतीय शासन अधिनियम है उसे जिन्ना ने पूर्णतः सराहा हुआ बताया था और कहा था कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस एक्ट द्वारा वर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग किया गया? तो याद रखेंगे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत म्यांमार को यानी वर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। चलो, प्रश्न कहता है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस के उदारवादी के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होने वाला है बांटो और राज करो, यानी इसे एक और कहते हैं फूट डालो राज करो। फूट डालो और राज करो, इसे ये भी कह सकते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। राज करो की नीति अंग्रेज अपनाया था और यही कारण है कि अंग्रेज लंबे समय तक भारत में शासन किया था। और सबसे बड़ा जो मसला बना था वो बना था हिंदू प्लस मुस्लिम।
ये अक्सर हिंदू मुस्लिम को लड़ाता था भारत में और शासन करता था। ये अक्सर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया और भारत में क्या किया, शासन किया, यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो यानी फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदू को भी आपस में दलित और पिछड़े के आधार पर लड़ाया गया। उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचाट आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी ये जितने भी सुधार सब है, ये मार्लो मिंटो सुधार, चैमफोर्ड सुधार, ये सब में यही किया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब में यही किया गया है कि बांटते रहो और राज करते रहो। यानी सांप्रदायिक रूप से भारत को बांट करके अक्सर राज किया है कौन, अंग्रेज सब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे पढ़िए। प्रश्न कहता है कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बनर्जी। कौन? सत्येंद्र नाथ बनर्जी, जो 1863 में ये इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा पास किए थे और 1865 में, कब? 1865 में ये अहमदाबाद में, कहाँ? अहमदाबाद में सहायक मजिस्ट्रेट बने थे। ये अहमदाबाद में क्या बने थे? सहायक मजिस्ट्रेट बने थे। क्या बने थे? सहायक मजिस्ट्रेट बने थे। और आपको बतला दें कि ये 30 साल तक, कितने वर्ष तक? 30 वर्षों तक ये इसी प्रकार से मतलब पद पे रहे। लगभग सिविल सर्विसेज ये 30 साल तक दिए थे या किए थे। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पर पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किए। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। कितने सालों तक रहे? 30 सालों तक सिविल सर्विसेज में रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारा जाता है? MG रानाडा, GK गोखले, GH देशमुखी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GH देशमुखी यानी गोपाल हरि देशमुखी। क्या? गोपाल हरि देशमुख ये थे। चलिए अब डिस्कशन की ओर चलते हैं और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गोपाल हरि देशमुखी को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। यानी ये ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश राज्य में ये न्यायाधीश के काम भी किए थे। कौन? गोपाल हरि देशमुख। चलिए इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर।
प्रश्न कहता है कि किस वर्ष मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी? 1870 में, 1880 में, 1890 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो एंग्लिक ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना है ये 1877 में किया गया था। कब किया गया था? 1877 में किया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। 1877 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण कराना था, लेकिन इसमें इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। मतलब सैयद अहमद का कहना था कि हम अंग्रेज़ी कॉलेज तो खोलेंगे, लेकिन हम जो इस्लाम का जो सिद्धांत है उससे समझौता नहीं कर सकते। इस्लाम के सिद्धांत से हम समझौता नहीं कर सकते, ये सर सैयद अहमद का कहना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके राजनीतिक गुरु थे। ये बात को हमेशा याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। किनके? महात्मा गांधी के। यहाँ आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हकीम अजमल खान ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या हसरत मोहानी ने? किसने दिया था बताइए। तो ये जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। और कब दिया गया था ये बात याद रखेंगे, 1921 में। कब दिया गया था? 1921 ईस्वी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद नारा 1921 में उर्दू कवि और भारतीय राष्ट्रीय सेनानी मौलाना अजहर मोहानी द्वारा बनाया गया था। यह 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह जो 1907 से 1931 तक थे के द्वारा अपने भाषण और लेखन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था और यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा भी था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का आधिकारिक नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न भी हो सकता है। चलिए ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन के से संबंधित है? इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद उल हसन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हसन इमाम। कौन थे? हसन इमाम थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अहरार आंदोलन की स्थापना 1909 में की गई थी। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम जो अपने ऑप्शन में था, हसन इमाम, उसके बाद मौलाना अजहर अली खार और मजहर उल हक। कौन? मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौता 1916 के खिलाफ थे। यानी लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में वो इनके खिलाफ थे। कौन? अहरार आंदोलन के नेता लोग। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।